हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन आर एस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेक्चर। तो सेकंड वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे आज मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। उससे पहले हम लोग कवर कर चुके हैं एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, सॉर्प्शन के बारे में बातें, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बारे में, और उसके बाद हमने उनका डिफरेंस भी पढ़ लिया था। अब क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन मींस एडजॉर्प्शन होता कैसे है। देखो, पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊं कि मैकेनिज्म क्या होता है। कि आप लोग कुछ भी बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सब्जी बनाई, कुछ भी बनाया, और आप उसको जब किसी को खिला रहे हो तो वो खाने वाले हैं, मान लो 5-7 जने हैं, उन्होंने आपसे, किसी ने ये पूछ लिया उनमें से कि इसको आपने कैसे कैसे बनाया है। तो जब आप उस पूरे जो मेकिंग फूड का जो पूरा एक्सप्लेनेशन दोगे कि मैंने इसके अंदर इस तरीके से ये टमाटर डाला, ये नींबू डाला, ये जो प्याज डाला, ये मिर्च डाला, और इन्होंने कैसे कैसे रिएक्ट किया, तो वो जो आप बता रहे हो उस सब्सटेंस के बारे में, जो भी आपने मैटर बनाया है, उसको हम लोग कहेंगे उस सब्सटेंस का मैकेनिज्म। मींस कोई चीज होती कैसे कैसे है उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है। तो आज हम लोग एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि एडजॉर्प्शन कैसे कैसे होता है। देखो, एडजॉर्प्शन को समझने के लिए कि एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म किस तरीके से होता है, देखो, इससे पहले हम लोग एक कंसीडर करते हैं कि हम यहाँ एक सब्सटेंस कंसीडर कर लेते हैं कि या तो ये मतलब सॉलिड हम लोग कंसीडर कर लें या लिक्विड कंसीडर कर लें, और इस तरीके से उसके कुछ पार्टिकल्स को हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ अगर कुछ पार्टिकल मैं ड्रॉ कर दूं और मैं एक बाउंड्री बना दूं, इस बाउंड्री को मैं कह देता हूं सरफेस, और इस सरफेस पे भी कुछ पार्टिकल्स मैंने यहाँ शो कर दिए। तो ये जो अंदर का फेज है, इसको मैं कौन सा फेज कहूंगा, बल्क फेज कहूंगा। ये इस सब्सटेंस का कौन सा फेज है, बल्क फेज है। और ये जो ऊपर वाला फेज आप लोग देख रहे हो, इसको मैं क्या बोलूंगा, सरफेस और इंटरफेस, सरफेस या फिर क्या, इंटरफेस। अब होता क्या है कि देखो, जो इसके अंदर बल्क के अंदर जो पार्टिकल है और जो सरफेस पे जो पार्टिकल है, इनके ऊपर काम कर रही है एक फोर्स। मतलब इस दुनिया के अंदर कोई भी पार्टिकल है, वो सॉलिड का है या लिक्विड का है या गैस का है, उन सब के ऊपर एक फोर्स काम करती है। तो अगर मैं इस फोर्स की बात करूं तो ये पार्टिकल के ऊपर कुछ इस तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रही है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। मींस यूनिफॉर्मली चारों तरफ इसके जो फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। मींस बल्क पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट किया जा रहा है चारों तरफ से। मींस अगर मैं इस पार्टिकल को जूम करके बाहर निकाल लूं तो ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से फोर्सेस को फील कर रहा है चारों तरफ। कौन से पार्टिकल के साथ, जो इसके आसपास के पार्टिकल, मान लो इसके इस तरफ भी कोई पार्टिकल है, वो इसको इस तरीके से अट्रैक्ट कर रहा है। इसके यहां भी कोई पार्टिकल है, वो भी इसको चारों तरफ से अट्रैक्ट कर रहा है। और ये जो काम हो रहा है ये बल्क फेज के अंदर हो रहा है। मींस बल्क फेज का जो पार्टिकल है, इट इज अट्रैक्टेड यूनिफॉर्मली, मतलब चारों तरफ से ये अट्रैक्ट किया जाता है। और इसके बाद यहां भी एक पार्टिकल कोई होगा, वो भी इसको चारों तरफ से क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। अब इस अट्रैक्शन की वजह से क्या हो जाता है कि ये जो पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स फील कर रहा है। ये क्या फील कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स। अब जो ये अट्रैक्टिव फोर्स है, इस फोर्स को मैं कह सकता हूं कि ये बैलेंस फोर्स है। ये कैसी फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। इसके बाद बैलेंस फोर्स के बाद मैं और उसमें क्या कह सकता हूं कि बैलेंस फोर्स अगर है तो यहां लेसर इन एनर्जी है। लेसर एनर्जी मींस इस पार्टिकल की एनर्जी क्या है, लेसर है। और अगर ये लेसर एनर्जी का पार्टिकल है तो फिर मैं एक और बात कह सकता हूं कि यहां मोर स्टेबिलिटी भी है। यहां क्या है, मोर स्टेबिलिटी भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली जो बल्क का पार्टिकल है वो क्या फील कर रहा है, स्टेबिलिटी फील कर रहा है। किस वजह से, क्योंकि उसका एनर्जी क्या है, कम है। उसके आसपास जो फोर्सेस लग रही है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, वो कैसी फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है। और उस फोर्स का नाम क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स वो होगी। और अच्छा, ये जो काम है इस पार्टिकल के साथ जो काम हो रहा है वो इन पार्टिकल के साथ भी हो रहा है। अब आते हैं सरफेस के पार्टिकल के पास। अब सरफेस का पार्टिकल क्या फील कर रहा है, सरफेस का पार्टिकल केवल डाउनवर्ड फोर्स को फील कर रहा है। इस पे केवल डाउनवर्ड अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। मींस जब मैं इस पार्टिकल को जूम करके बाहर निकालूंगा तो ये पार्टिकल मैंने यहां शो किया, और ये सरफेस के नीचे जो पार्टिकल होंगे, जो पार्टिकल यहां होंगे, ये पार्टिकल बल्क के पार्टिकल मैं बना रहा हूं, ये पार्टिकल इसको केवल डाउनवर्ड फोर्स पे जो अट्रैक्ट कर रहे होंगे। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सरफेस का पार्टिकल है, ये वाला जो पार्टिकल है, दिस इज कॉल्ड सरफेस पार्टिकल। इसको हम लोग बाहर निकाल के लाए हैं, ये है सरफेस पार्टिकल। और ये पार्टिकल कौन से हैं, बल्क पार्टिकल। तो अब जो ये वाला पार्टिकल है,
इस पे केवल डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। मतलब अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ, इस पार्टिकल के बारे में मैं क्या क्या कह सकता हूँ, देखो अगर इस पे केवल डाउनवर्ड फोर्स लग रही है मींस इस पे अट्रैक्टिव फोर्स तो लग रही है, अट्रैक्टिव डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स के बाद अब जो इस पे फोर्स लग रही है वो इसके जैसी फोर्स तो लग नहीं रही। फोर्स कैसी लग रही है इस पे, अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से अब इसमें क्या हो जाएगा, यहां लेसर एनर्जी थी, इस पार्टिकल की एनर्जी क्या रहेगी, मोर एनर्जी, हैविंग मोर एनर्जी। अब मोर एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, लेस स्टेबिलिटी, लेस स्टेबिलिटी। मतलब कि ये दो फेज बांट दी मैंने आपके सामने, ये बल्क का पार्टिकल है और वो किसका पार्टिकल है, सरफेस का पार्टिकल है। बल्क का पार्टिकल क्या काम कर रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स इस पे जो लग रही है वो बैलेंस फोर्स है, चारों तरफ फोर्स लग रही है, लेसर इन एनर्जी है, इस पार्टिकल की एनर्जी कम है और यहाँ मोर स्टेबिलिटी है। जो सरफेस का पार्टिकल है उस पर केवल डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, तो अट्रैक्टिव डाउनवर्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स है, मोर एनर्जी इस पार्टिकल के अंदर है और उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी भी क्या है, कम है। अब एडजॉर्प्शन कैसे हो जाता है, देखो ये पार्टिकल स्टेबल है, इसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, इसको मतलब नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है। जो अनस्टेबल है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। ये पार्टिकल के आसपास मान लो बाहर कोई और पार्टिकल घूम रहे हैं, इस सिस्टम के बाहर, इस सब्सटेंस के बाहर कुछ और पार्टिकल हैं जिनको हम लोग मान लो गैस के पार्टिकल कह देते हैं। अब जो ये गैस के पार्टिकल है मान लो घूमते फिरते इस पार्टिकल के सरफेस के कॉन्टेक्ट में आ गए। अब जैसे ये पार्टिकल यहाँ आएगा तो ये वाला जो पार्टिकल होगा, सरफेस का जो पार्टिकल होगा, वो इस पार्टिकल से फोर्स बनाने की कोशिश करेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स बनाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि इस पे डाउनवर्ड फोर्स तो नीचे लग ही रहा है। अब ये चाहता है कि अगर मेरे पास ऊपर भी एक फोर्स लग जाए, ऊपर भी एक अट्रैक्टिव फोर्स लग जाए, तो ये स्टेबिलिटी को फील करने लगेगा। तो होगा क्या कि ये वाला जो पार्टिकल है ये तो अपने चारों तरफ फोर्स लगा ही रहा है, ये तो अपने पार्टिकल के साथ चारों तरफ फोर्स लगा ही रहा है। उसके साथ साथ क्या होगा, जो ये पार्टिकल होगा ये भी चारों तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा इसके कांटेक्ट में आके। अब जैसे ये कांटेक्ट में आएगा, अब इसको जूम करता हूं मैं बाहर, ये वाला पार्टिकल आपका सरफेस का पार्टिकल जिसपे केवल कैसी फोर्स लग रही है, डाउनवर्ड लग रही थी। अब ये वाला पार्टिकल आपका क्या है, आउटसाइडर पार्टिकल, आउटसाइडर पार्टिकल, और इसके ऊपर कुछ इस तरीके की फोर्स इसके अंदर ऑलरेडी से प्रेजेंट है। अब उससे क्या होगा कि ये जो सरफेस का पार्टिकल है, ये कौन सा पार्टिकल है, सरफेस पार्टिकल, ये पार्टिकल भी इस पार्टिकल से क्या करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स बनाना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स बनेगी तो अब क्या होगा कि ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल कहां जाना स्टार्ट कर देगा, बैलेंस्ड होना स्टार्ट कर देगा, बैलेंस्ड फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा इनके बीच में। मतलब जैसे ये पार्टिकल फील कर रहे थे, अब इसी तरीके से ये भी फील करने लगेंगे, क्योंकि इस पे डाउनवर्ड फोर्स भी लगने लगी है और अपवर्ड फोर्स भी लगने लगी है, किसके कांटेक्ट में आने के बाद, जो आउटसाइडर पार्टिकल है उसके कांटेक्ट में आने के बाद। अब बैलेंस्ड फोर्स लगी तो ये पार्टिकल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। बैलेंस फोर्स लगने के बाद इसकी जो स्टेबिलिटी होगी, जैसे यहाँ लेसर एनर्जी थी, सॉरी यहाँ मोर एनर्जी थी, अब एनर्जी क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, मींस डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। जो एनर्जी इसके अंदर ज्यादा थी वो एनर्जी को अब ये क्या करने लगेगा, डिक्रीज करने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये अब धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। मतलब बैलेंस्ड फोर्स के बाद क्या लिखा हमने, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। उसके बाद फिर हम लोग कहेंगे कि इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, और धीरे धीरे इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होने लगेगी, इंक्रीज होने लगेगी। और इसी को हम लोग एडजॉर्प्शन कहते हैं स्टूडेंट, कि ये पार्टिकल जो सरफेस के पार्टिकल है ये भी स्टेबल होना चाहते हैं। इस वजह से जब इनके आसपास कोई बाहर का पार्टिकल इनके ऊपर आता है या इनके आसपास कांटेक्ट में आता है, तो उसके साथ ये भी बैलेंस्ड फोर्स बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से जो पहले जो इसके अंदर एनर्जी थी उस एनर्जी को ये लूज कर देते हैं। तो जिस वजह से डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी हो जाएगा, और डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी अगर हो गया तो हम लोग क्या कहेंगे, इंक्रीज इन स्टेबिलिटी। और इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ही एडजॉर्प्शन का कारण है, कि सरफेस का जो पार्टिकल है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए बाहर के पार्टिकल से एक अट्रैक्टिव फोर्स बनाता है, जिस वजह से वो क्या फील करता है, स्टेबिलिटी फील करता है। और दिस इज कॉल्ड व्हाट, एडजॉर्प्शन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन बोलेंगे। तो एक बेसिक मैकेनिज्म था फॉर एडजॉर्प्शन के लिए जो आपके सामने है, मैंने बहुत बेहतर तरीके से समझा दिया है। ये बल्क का पार्टिकल है, इस तरीके की अट्रैक्टिव फोर्स, इस पे बैलेंस फोर्स बनी है, लेसर एनर्जी और मोर स्टेबिलिटी। उसके बाद ये सरफेस का पार्टिकल था, तो सरफेस का पार्टिकल पे अट्रैक्टिव डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी केवल, अनबैलेंस्ड फोर्स इसको हम लोग कहेंगे, मोर एनर्जी में रहेगा, लेसर स्टेबिलिटी। अब जब ये पार्टिकल
बाहर कांटेक्ट में आया किसी पार्टिकल के, तो उसको मैंने यहाँ समझाया है, तो ये पार्टिकल आउटसाइडर पार्टिकल के कांटेक्ट में आया तो इसने क्या किया, बैलेंस्ड फोर्स बनाई, डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी और इंक्रीज इन क्या हुआ, स्टेबिलिटी, और यही स्टेबिलिटी कारण है किसका, एडजॉर्प्शन का। अब एक क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट कि व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, तो देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन जनरेट होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ की बात हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं, आप इसको नोट कर सकते हो पॉज करके। अब देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाई एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। देखो एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक क्यों है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यहां बताया था कि जब एडजॉर्प्शन होता है तो देयर इज डिक्रीज इन एनर्जी, वहां एनर्जी डिक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी देयर विल बी exothermic nature shown by adsorption। सरफेस एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से एडजॉर्प्शन जो है एक्सोथर्मिक नेचर शो कर रहा है, ठीक है। किस तरीके से, अब देखो अगर डिक्रीज इन एनर्जी होता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि डेल एच जो है, डेल एच है वो किस में जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। डेल एच जो किस में जा रहा है, नेगेटिव में। अब डेल एच का जो कॉन्सेप्ट आ गया ये एक थर्मोडायनामिक फैक्टर है। अब अगर मैं इस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मान के चलूं, अगर मुझे इसको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहना है तो मुझे एक थर्मोडायनामिक फैक्टर के अकॉर्डिंग मुझे डेल जी कैसा चाहिएगा, नेगेटिव। तो मैं क्या कहूंगा कि फॉर ए एक्सोथर्मिक रिएक्शन डेल जी मस्ट बी नेगेटिव। तो इक्वेशन क्या बनेगी, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। अब देखो यहाँ क्या है, जो ये डेल जी है इसके सामने लिखा हुआ है डेल एच माइनस टी डेल एस। डेल एच के बारे में आप लोग जानते हैं, ये क्या हो जाएगा, एंथैल्पी। इसको क्या बोलूंगा मैं, एंथैल्पी। अब जो ये डेल एस है, इस डेल एस को मैं क्या बोलूंगा, एंट्रोपी बोलूंगा। इसको क्या बोलूंगा मैं, एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या होती है बच्चों, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब क्या कि जब पार्टिकल जो ये जो पार्टिकल थे, ये पार्टिकल जब इसके कांटेक्ट में नहीं थे, सरफेस के कांटेक्ट में नहीं थे, तो इनका एंट्रोपी ज्यादा था। अब जब ये पार्टिकल इस सरफेस के कांटेक्ट में आने लगे तो अब इनका एंट्रोपी क्या हो गया, कम हो गया। अब जो ये पार्टिकल इसके कांटेक्ट में आए हैं, सरफेस के कांटेक्ट में, तो मैं क्या कहूंगा, ये भी अब इस सिस्टम का पार्ट है। तो इस सिस्टम का पार्ट होने की वजह से इनके अंदर एंट्रोपी कम हो गया। एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस, की इनका घूमना फिरना क्या हो गया, कम हो गया। इन पे कंट्रोल आ गया किसका, सरफेस पार्टिकल का। तो ये पार्टिकल भी अभी इस सिस्टम के पार्ट हैं, तो उस वजह से मैं क्या कह सकता हूं कि इन पार्टिकल की मूवमेंट के अंदर क्या आ गई है, कमी आ गई है, जिसकी वजह से एंट्रोपी क्या होगी, कम। तो एंट्रोपी भी किस में जाएगी, नेगेटिव में, और डेल एच भी किस में जाएगा, नेगेटिव में। अब डेल जी नेगेटिव चाहिए हमें। अब डेल जी नेगेटिव कब होगा, जब जो डेल एच है, डेल एच मस्ट बी मोर नेगेटिव वैल्यू देन टी डेल एस। जब इस टी डेल एस से, जो नेगेटिव वैल्यू, क्योंकि यहां नेगेटिव वैल्यू है, ये डेल एस भी नेगेटिव में जा रहा है, तो डेल एस से मुझे यहां मोर नेगेटिव वैल्यू चाहिए, तब जाके मेरा डेल जी क्या होगा, मोर नेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल मैं डेल एच की वैल्यू को कह दूं, मान लो मैं डेल एस की वैल्यू पहले कह देता हूं, डेल एस इज इक्वल टू, मान लो मैंने कह दिया -3। अब उसके बाद डेल एच जो होना चाहिए हम लोग क्या कहेंगे, इससे भी मोर नेगेटिव होना चाहिए, मान लो -10 होना चाहिए। अब मैं क्या करूंगा कि डेल जी इज इक्वल टू -10 माइनस और इनटू में -3, तो ये कितना हो जाएगा, डेल माइनस प्लस में 3 इज इक्वल टू कितना, -7। तो डेल जी इज इक्वल टू कितना हो गया, -7। तो देखो यहाँ डिफरेंस देखो कि जब मुझे डेल जी नेगेटिव चाहिए तो मुझे जो डेल एच की वैल्यू है वो इस डेल एच से क्या चाहिए, मुझे मोर नेगेटिव चाहिए, तभी जाके मेरा जो डेल जी है वो क्या आएगा, मोर नेगेटिव आएगा। मींस डेल जी की वैल्यू अगर नेगेटिव आएगी तभी मैं कहूंगा कि एडजॉर्प्शन क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इसके बाद के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे स्टूडेंट। उसको नोटिफिकेशन में लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। आपको जैसे ही वीडियो जो मैं अपलोड करूंगा आपको तो भी तुरंत की तुरंत पता लग जाएगा अपने मोबाइल ऐप से। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मिलेंगे।